नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। दूसरी कोचिंगों में थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण इकोनॉमी का क्लास मैं नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब हर हफ्ते मैं आपको 3 से 4 क्लास डिलीवर कर दूंगा। ठीक है। बाकी पॉलिटी का क्लास आपका रेगुलर जा रहा है, उसको आप देखें, नोट्स बनाते रहें। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा सिविल सेवा की हो, कोई भी परीक्षा हो, पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 101% आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही हमने जो है इथिक्स का क्लास पूरा कंप्लीट कर दिया है। मेंस का, जीएस फोर्थ पेपर का, पीसीएस का जा करके आप प्लेलिस्ट में अपने क्लास को कर सकते हैं। फिलहाल आपको एक सूचना यह भी बता दूं कि एक हफ्ते के भीतर भीतर लगभग आपका जो है इथिक्स का बुक आ जाएगा गोलचक्र पब्लिकेशन के नाम पे। फिर उसको आप परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आते हैं, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग। हम लोग देख रहे थे इकोनॉमी में, तो बैंकिंग में गैर निष्पादित संपत्तियां जिसको हम एनपीए कहते हैं और जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कह सकते हैं। ठीक है ना। अभी होता क्या है, जैसे कोई मान लीजिए बैंक है, हम आप या कोई व्यापारी ऋण लेने जाता है तो वो बैंक से ऋण लेता है। तो मान लीजिए कि जो ऋण दिया गया है बैंक के द्वारा तो उस पर ब्याज लिया जाएगा ना, मतलब कि मूलधन पर ब्याज लिया जाएगा। तो बैंक को जब हम मूलधन और ब्याज 90 दिन के भीतर नहीं रिटर्न कर पाते हैं, हम आप या व्यापारी कोई भी हो, तो उसी को जो है क्या कहा जाता है, एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सारा कुछ जो है फ्लो चार्ट वगैरह हमने बनाया है, अच्छे से देख लेते हैं। आरबीआई के अनुसार बैंक के द्वारा दिया गया वह ऋण जिसका ब्याज एवं मूलधन बैंकों को लगातार 90 दिनों तक ना प्राप्त हो, उसे बैंकों का एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहा जाता है, गैर निष्पादित संपत्तियां कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए जरा, एनपीए की श्रेणियों में आएगा क्या, कि कृषि क्षेत्र में कैसे जो है एनपीए होगा और एमएसएमई क्षेत्र में एनपीए कैसे होगा, कितने समय में होगा। तो जो कृषि क्षेत्र है यहाँ पर मानते हैं हम कि 2 फसल या 1 वर्ष का होता है एनपीए। ठीक है ना। और यहाँ पर जो एमएसएमई क्षेत्र है, यहाँ पर 6 माह या 180 दिन तक ब्याज और मूलधन बैंक को वापस या प्राप्त ना हो तो वह जो है दिया गया ऋण एनपीए की श्रेणी में आएगा। ऐसे ही आपका जो कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर जो है 2 फसल या 1 वर्ष अगर ना रिटर्न किया गया हो किसान के द्वारा तो वो एनपीए की श्रेणी में आएगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीए होता क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं हम थोड़ा सा एनपीए का वर्गीकरण करते हैं। तो 3 प्रकार से हमको इसका वर्गीकरण दिखाई पड़ता है। एक तो गैर मानक संपत्ति के रूप में, दूसरा संदिग्ध संपत्ति के रूप में, और तीसरा क्षति संपत्ति के रूप में। ठीक है ना। गैर मानक संपत्ति मतलब कि जो धन, जो ऋण 90 दिन से 1 वर्ष, ठीक है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा, 90 दिन से 1 वर्ष के भीतर ना रिटर्न किया गया हो उसको गैर मानक संपत्ति हम बोल सकते हैं। ठीक है। इसको हम सब स्टैंडर्ड असेट्स भी बोल सकते हैं। तो इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे एनपीओ को। कौन कौन से? गैर मानक संपत्ति, संदिग्ध संपत्ति और क्षति संपत्ति। पहला है गैर मानक संपत्ति, मतलब कि 90 दिन से 1 वर्ष के भीतर अगर मूलधन और ब्याज को नहीं रिटर्न किया गया बैंक को तो वो क्या कहलाएगा? सब स्टैंडर्ड असेट्स कहलाएगा या गैर मानक संपत्ति कहलाएगा। अब 90 दिन से 2 वर्ष के भीतर अगर कोई संपत्ति और मूलधन वगैरह जो मतलब कि लिया गया है ऋण, मूलधन और ब्याज नहीं रिटर्न किया गया तो उस संपत्ति को हम संदिग्ध संपत्ति कह सकते हैं, मतलब कि डाउटफुल संपत्ति या असेट्स कह सकते हैं। ठीक है ना। फिर क्षति संपत्ति क्या होती है? ये 3 वर्ष तक खींच जाता है, मतलब कि 90 दिन से लेकर के 3 वर्ष तक जब कोई जो है संपत्ति, मूलधन, ब्याज वगैरह ना रिटर्न किया जाए बैंक को तो वो क्या कहलाता है? लॉस असेट्स कहलाता है। मतलब अब बैंक मान लेता है कि हमारा लॉस ही हो गया, खत्म हो गया पैसा। तो एक कुछ हमने जो है एनपीए का वर्गीकरण करके देखा। आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हम देखने वाले हैं एनपीए के बढ़ने के क्या कारण हैं। मतलब कि जो लगातार एनपीए बैंकों का बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि एनपीए का प्रभाव क्या पड़ रहा है बैंकों से लेकर के अर्थव्यवस्था से लेकर के मानव के आम जीवन तक। ठीक ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर अब देखने वाले हैं हम लोग एनपीए के बढ़ने के क्या कारण है। पहला कि अर्थव्यवस्था में मंदी का आना। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो उस स्थिति में एनपीए बढ़ने का कारण होगा। ठीक है। दूसरा है बैंकों द्वारा केवाईसी का अनुपालन ना किया जाना। जो से केवाईसी होती है ना, तो केवाईसी में सारी चीजें अपडेट होती हैं, तो उस स्थिति में अगर केवाईसी वगैरह का अनुपालन नहीं किया जा रहा है बैंक के द्वारा तो एनपीए के चांस है कि वो बढ़ेगा। इरादतन चूक करता, मतलब कि जानबूझ करके जो है रिटर्न ना करना, ब्याज दर को, मूलधन को, है ना। तो ये जब जो सारी चीजें रिटर्न ना करना। लोकल लुभावन लोभ। अब यहाँ पे लोकल लुभावन लोभ क्या होता है कि शुरू में वो क्या करते हैं, बैंक वाले कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं, ठीक है, लेकिन अचानक ये जब बढ़ा देते हैं तो जो वो लेता है व्यक्ति
तो उसके लिए थोड़ा सा मुसीबत खड़ी होती है, तो इसलिए एनपीए बढ़ता है। बैंकों की लापरवाही, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की अकार्यकुशलता, ठीक है ना। एवरग्रीन लोन, मतलब कि यहाँ बैंक अपने एनपीए को कम करने के लिए चूककर्ता को अधिक लोन दे देते हैं। मतलब कि एक बार समझना जरा, जैसे मान लीजिए बैंक ए है, इस बैंक ने ए नाम के व्यक्ति को लोन दिया, अब इसने चुकता नहीं कर पाया, तो ये क्या करेगा कि कहा इसका मान लीजिए 100 रुपया का एनपीए हो गया, तो बैंक फिर इसी को लोन दे देगा, कहेगा कि एक काम करिए, जो एनपीए है ये इसको चुका दीजिए, बाकी ये लोन बाद में चुकाइएगा। तो एनपीए को जो है चुकाने के लिए फिर से ये लोन दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है संस्था या व्यक्ति एनपीए को चुका सके। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो एनपीए के बढ़ने के कारण है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि एनपीए का प्रभाव क्या पड़ता है, तो यहाँ पर देखें, बैंक के मुनाफे में कमी आएगी। बिल्कुल भाई, किसी के पास, जैसे हमारे पास जो पैसा है, हमने अपने दोस्त को पैसा दे दिया, पैसा हमारा डूब गया, तो जायज़ है कि हम दिवालियापन के कगार पे जाएंगे ना। हमारे पास जो मुनाफा होना चाहिए था वो मुनाफा नहीं हो पाएगा ना। तो वैसे बैंक ही भी होती हैं। बैंक पर संपत्तियों में कमी आएगी, जमाकर्ताओं का भरोसा कम होगा, वित्तीय प्रणाली प्रभावित होगी, शेयर धारकों का भरोसा कम होगा, तरलता में कमी आएगी। फिर हमारे पास या बैंक के पास जब पैसे नहीं होंगे, तो बैंक कहेंगे अब भैया हमारा जो ऋण होगा वो ब्याज दर हम बढ़ा के देंगे, ठीक है ना। तो एक कई सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। अच्छा, ब्याज दर बढ़ाएंगे तो फिर जो है मार्केट में पैसा नहीं होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो उत्पादन वगैरह कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो लोगों की आय कम होगी, फिर अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे मंदी की कगार पे आ जाएगी। तो ये एनपीए का कुछ हमने इम्पैक्ट बताया, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम लोग अब देखने वाले हैं कि जो एनपीए हमारा बढ़ा हुआ है बैंकों का, एनपीए को रोकने का प्रयास क्या हो सकता है। पहला एक है सरफेसी एक्ट, लाया गया था 2002 में। ये बार बार कभी कभी पूछ लेता है कि सरफेसी एक्ट कब लाया गया था, तो कब लाया गया था साहब, 2002 में लाया गया था, ठीक है ना। लेकिन लागू कब हुआ, 2003 में। इसमें क्या प्रावधान है समझना जरा। यह अधिनियम बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को यह अधिकार देता है कि वे सुरक्षित देनदारों की उस परिसंपत्ति को जब्त कर सकते हैं जिसके एवज में उन्होंने ब्याज दिया था। जैसे मान लीजिए कि हम बैंक के पास जाते हैं, मैं नवीन कुमार बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, ऋण लेने के लिए। बैंक कहेगा कि भैया कुछ जो है आपके पास क्या परिसंपत्ति वगैरह, घर वगैरह, खेत वगैरह है, तो उसको दिखाना पड़ेगा हाँ कि हमारे पास जो है। तो वो क्या करेगा, उस संपत्ति के एवज में हमको ऋण देगा। तो अगर हम रिटर्न नहीं कर पाए तो वो हमारा खेत, हमारा घर, हमारा वगैरह वगैरह जितना भी है वो जो है वहां से वसूल सकता है। तो ये जो है सरफेसी एक्ट, मतलब उसको ये पावर देती है बैंक को या वित्तीय संस्थान को। डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एक गठित किया जाता है, 1993 में ये लाया गया था। ऋणों ऋणों की वसूली से संबंधित मामलों की सुनवाई ये करता है, ठीक है ना। तो ए डीबीटी, डीआरटी, जिसको हम डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं, 1993। देखिए ये मेंस जब आप लिखेंगे ना, तो वहाँ मेंस लिखते समय एनपीए को रोकने के प्रावधानों में ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 लाया गया था। इसमें कहा गया कि 330 दिन की अवधि में ऋणों की समस्या का जो है रिजोल्यूशन एक्सपर्ट की सहायता से समाधान करने की कोशिश की जाती है। तो ये आईबीसी हो गया। एक प्रोजेक्ट सशक्त लाया गया था 2018 में, तो इसको क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोजेक्ट सशक्त किससे संबंधित है, तो एनपीए की समस्या को हल करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना जरा, 2018 में सुनील मेहता समिति की सिफारिशों पर लाया गया था, इसको भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एक है PARA, पारा कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर असेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी। ये एजेंसी काम क्या करती है, ठेका लेती है, बैंकों के पास जाएगी, हाँ कितना कितना ऋण आपका जो है बाकी है एनपीए, तो बोलेगा साहब इनके इनके पास हमारा एनपीए बना हुआ है, तो वो क्या करेगी कि उनको जो है उनसे जा करके जो है ऋण की डिमांड करेगी, जो एनपीए है, जो मूलधन और ब्याज है वो डिमांड करेगी, और फिर कुछ हिस्सा अपने पास और कुछ हिस्सा बैंकों को दे देती है। तो इसको हम जो है पारा कहते हैं, पब्लिक सेक्टर असेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी। इसको हम बैड बैंक की भी कहते हैं। तो आगे वाला जो क्लास होगा वो बैड बैंक वगैरह को लेकर के होगा, बेसल मानक वगैरह को लेकर के होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच।